हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में एशिया महाद्वीप के बारे में सभी जो बातें थी हमने पढ़ ली थी और आज से हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले यूरोप महाद्वीप के एक भौगोलिक परिचय लेते हैं। तो हम सबसे पहले यूरोप महाद्वीप की स्थिति और विस्तार के बारे में देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्थिति और विस्तार। स्थिति एवं विस्तार। देखिए, हम यूरोप महाद्वीप एक उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक महत्वपूर्ण महाद्वीप है, ठीक है, और जिसके उत्तर में है आर्कटिक महासागर। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है, ठीक है। इसके पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर और इसके दक्षिण में है भूमध्य सागर। इसके दक्षिण में भूमध्य सागर और इसके पूर्व में है जो एशिया महाद्वीप है वो स्थित है, एशिया महाद्वीप, ठीक है। और एशिया यूरोप महाद्वीप को संयुक्त रूप से यूरेशिया महाद्वीप भी कहा जाता है। तो यह जो यूरोप महाद्वीप है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, इसके दक्षिण में भूमध्य सागर है और इसके दक्षिण में महाद्वीप में हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप इसके दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा इसके पूर्व में है एशिया महाद्वीप और इसके पश्चिम में है आर्कटिक महासागर। इसके अलावा इसके यह जो एशिया यूरोप महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप से काला सागर और कैस्पियन सागर के द्वारा अलग होता है। काला सागर और कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के द्वारा यह एशिया महाद्वीप से अलग होता है और एशिया और यूरोप महाद्वीप को संयुक्त रूप से यूरेशिया महाद्वीप भी कहा जाता है। और इसके मध्य में है मरमरा सागर। मरमरा सागर यूरोप महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तो यह विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप एक विशाल प्रायद्वीप है। एक इसका जो इस यूरोप महाद्वीप की जो सीमा है, इसकी सीमा के जो सभी देश हैं वो सभी एक प्रायद्वीप के छोटे छोटे प्रायद्वीप इसके अंतर्गत और भी शामिल है। मतलब यह पूरा यूरोप महाद्वीप एक विशाल प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप के बारे में मैं बता दूं कि जो तीन ओर से जो जल से घिरा हुआ होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो यह जो यूरोप महाद्वीप है वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में है आर्कटिक महासागर, इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर और इसके दक्षिण में भूमध्य सागर है। और इसके जो सभी देश हैं वो अधिकतर देश इसके जो है वो प्रायद्वीप ही माने जाते हैं, ठीक है। तो यह इसकी स्थिति है। उसके बाद हम यूरोप महाद्वीप के बारे में आगे देखते हैं। तो देखिए, यह यूरोप महाद्वीप एक विशाल भूखंड, इसका एक विशाल भूखंड, विशाल प्रायद्वीप मात्र है। इस विशाल प्रायद्वीप में भी अनेक छोटे छोटे प्रायद्वीप है, जैसे स्कैंडिनेविया, इटली, बल्कान और आइबेरिया इत्यादि सभी देश है वो एक छोटे छोटे प्रायद्वीप हैं। फिर हम देखें तो महाद्वीप अधिक विस्तृत न होकर केवल पूर्वी भाग, यह जो महाद्वीप है वो अधिक विस्तृत न होकर इसका केवल पूर्वी भाग दक्षिणी पूर्वी रूस स्टेपी प्रदेश समुद्री प्रभाव से वंचित है। मतलब इस महाद्वीप का अधिकतर भाग है जो जिसके ऊपर जलवायु, जो महासागरीय जलवायु उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसका जो कोई भी भाग है जो अधिक महासागर से दूर भी बिल्कुल भी नहीं है। केवल इसका जो पश्चिमी भाग है, केवल इसका जो इसका केवल पूर्वी भाग जिसमें स्टेपी के मैदान है, केवल उस क्षेत्र को छोड़कर इसके अधिकांश क्षेत्र है वो महाद्वीपों के पास, वो महासागरों के पास में ही स्थित है। इसलिए इसकी इस देश के ऊपर महासागरीय जलवायु का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। उसके बाद हम इस प्रदेश के उच्चावच के बारे में बात करते हैं। इस महाद्वीप के उच्चावच में देखते हैं, उच्चावच, ठीक है। तो देखिए, यह यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत कहीं पर्वत श्रेणियाँ भी हैं, कहीं बड़ी पर्वत श्रेणी है तो कहीं छोटी छोटी पर्वत है। इसके अलावा कहीं मैदान है और कहीं जो बीच इसके मध्य में मैदानी भाग भी स्थित है। इसके बाद हम देखें तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत एक विशाल पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है आल्प्स पर्वत श्रेणी। आल्प्स पर्वत श्रेणी यह एकमात्र पर्वत श्रेणी है यूरोप महाद्वीप की, ठीक है। इसके अलावा इसके यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में कुछ छोटे छोटे पर्वत है, जैसे एपेनाइन,
पेनाइन, पेरेनीज आदि छोटे छोटे पर्वत भी इसके दक्षिणी भाग में स्थित हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक आल्पस विशाल पर्वत श्रेणी, इसके पास में अनेक छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ, कटी-फटी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं और इसके दक्षिण में एपेराइन और पेरेनीज पर्वत श्रेणी स्थित है। और इसके पर्वत श्रेणियों के अलावा यहाँ पे इसके पश्चिमी भाग में, इसके पूर्वी भाग में स्टेपी घास के मैदान भी स्थित हैं। स्टेपी घास के मैदान कुछ ही क्षेत्र में, इसके बहुत ही कम क्षेत्र में स्टेपी घास के मैदानों का विस्तार भी है। ठीक है, इसमें इसके मध्य में सागर भी है जिसका नाम है मरमरा सागर। तो यह इसकी उच्चावच है, यूरोप महाद्वीप का उच्चावच है। उसके बाद हम इस क्षेत्र की जलवायु के बारे में भी देखते हैं। यूरोप महाद्वीप की जलवायु है वो विशेष रूप से एक शीतोष्ण जलवायु है। शीतोष्ण जलवायु, यूरोप महाद्वीप की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण जलवायु है। यहाँ पे ना तो अत्यधिक ठंड पड़ती है और ना ही अत्यधिक गर्मी पड़ती है। इसीलिए यह जो महाद्वीप है वो विश्व में मानव के निवास के लिए सबसे उत्तम महाद्वीप माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे न तो अत्यधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अत्यधिक सर्दी पड़ती है। और यहाँ पे विशेष रूप से शीतोष्ण जलवायु ही पाई जाती है और वर्षा भी औसत होती है। ना ही तो यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है और ना ही बिल्कुल न्यूनतम वर्षा होती है। तो वर्षा मतलब इस क्षेत्र का, इस महाद्वीप की जो जलवायु है वह जलवायु मानव के निवास के लिए और कृषि के लिए भी बहुत उत्तम मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद जलवायु के बाद हम बात करते हैं इस महाद्वीप की जो प्राकृतिक वनस्पति है। देखिए यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है, यह विशेष रूप से जो कोणधारी वन है, इस महाद्वीप में समान प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और समान प्रकार की जलवायु पाई जाने के कारण यहाँ पे एक सी जो वनस्पति है वही पूरे महाद्वीप में पाई जाती है। विशेष रूप से यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति, तो इस महाद्वीप में विशेष रूप से जो कोणधारी वन है, कोणधारी वन, इन कोणधारी वनों का ही विस्तार है। कोणधारी वन विशेष रूप से यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं। और हम कोणधारी वनों के बारे में देखें तो यहाँ पे नॉर्वे से लेके और यूरोप तक, यूराल तक, रूस तक, नॉर्वे से लेके और रूस तक कोणधारी वनों का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे अनेक प्रकार के स्प्रूस और चीड़, यहाँ पे कोणधारी वनों में कौन से वृक्ष मिलते हैं? स्प्रूस और चीड़ के जो वृक्ष हैं वो विशेष रूप से कोणधारी वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में भी जो लकड़ी है वो सर्वोत्तम प्रकार की लकड़ी पाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ के जो कुछ पूर्वी भाग है, यूरोप महाद्वीप के कुछ जो पूर्वी भाग है, उन पूर्वी जो भाग में जो स्टेपी जो घास के मैदानों से स्टेपी घास भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। मतलब विशेष रूप से यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो विशेष रूप से कोणधारी वन ही पाए जाते हैं, जो नॉर्वे से लेकर और रूस तक पाए जाते हैं। और कोणधारी वनों में भी यहाँ पे विशेष रूप से दो वृक्ष मिलते हैं, स्प्रूस और चीड़ के वन। इस कोणधारी वनों के अलावा यहाँ के पूर्वी भाग में कुछ स्टेपी घास के मैदानों में घास भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये है यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति। उसके बाद हम देखें तो देखिए यहाँ पे जो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है, यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में जो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है, उस भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो रसदार फल हैं, रसदार फल भी यहाँ पे उत्पादित किए जाते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, जैसे नींबू, संतरा, अंगूर, इस प्रकार के रसदार फलों का उत्पादन भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति है। उसके बाद हम देखें यहाँ के खनिज संसाधनों के बारे में बात करते हैं। खनिज संसाधन, खनिज संसाधन देखिए यूरोप महाद्वीप में विशेष रूप से कोयला और लोहा, यहाँ विशेष रूप से कोयला और लोहे का उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। हम कोयले के बारे में देखें तो कोयला जर्मनी के रूर बेसिन में और उत्तरी फ्रांस के सार बेसिन में कोयला है, जो जर्मनी के
रूर क्षेत्र में, ये सबसे इम्पोर्टेंट विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है जर्मनी का रूर क्षेत्र, इसके लिए कोयले के लिए। और इसके अलावा भी हम देखें, जर्मनी में रूर क्षेत्र के अलावा भी हम देखें तो यहाँ पे एक सार बेसिन है बेल्जियम में, फ्रांस में और बेल्जियम में सार बेसिन, बेल्जियम की सार बेसिन में, मतलब 2 बेसिन, रूर बेसिन और सार बेसिन विश्व प्रसिद्ध है कोयले के उत्पादन में, जो कहाँ पे है, फ्रांस में। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन के पेनाइन पर्वत श्रेणी और चेकोस्लाविया में भी कोयले के भंडार पाए गए हैं। यहाँ पे कोयले के लिए सर्वप्रसिद्ध, विश्व जो प्रसिद्ध क्षेत्र है यूरोप का, वो है चेकोस्लाविया में जो लोहे के जो भंडार है वो विशेष रूप से पाए गए हैं। ठीक है। लोहा और कोयले के अतिरिक्त भी यहाँ के जो खनिज संसाधनों के बारे में देखें तो यहाँ पे तांबा, सोना, जस्ता और चांदी, यूरेनियम, नमक और प्राकृतिक गैस के भंडार भी इस महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो विशेष रूप से हम देखें, इसके अलावा पेट्रोलियम के भी सीमित भंडार इसके उत्तरी सागर, जर्मनी, फ्रांस और रूस और रोमानिया में भी जो प्राकृतिक गैस के भंडार हैं वो पाए जाते हैं। मतलब विशेष रूप से इस महाद्वीप में कोयला और जो लोहा है वही इस क्षेत्र में, यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। तो ये है आज के वीडियो में हमने यूरोप महाद्वीप का जो भौगोलिक परिचय है वो हमने देखा है। हमने यहाँ की जलवायु के बारे में देखा है, यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखा है और यहाँ की कृषि के बारे में भी हम देखें तो यहाँ पर विशेष रूप से जो रसदार फल है, रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा इसके जो कुछ देश है, जैसे डेनमार्क है, डेनमार्क में पशुपालन और डेयरी का उत्पादन भी, डेयरी उद्योग भी यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है डेनमार्क, जो यूरोप महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है जहाँ पे डेयरी का विकास भी किया गया है। मतलब कृषि और पशुपालन में भी यह यूरोप महाद्वीप एक महत्वपूर्ण महाद्वीप माना जाता है। यहाँ की जो जलवायु है वो शीतोष्ण जलवायु पाने के कारण से यहाँ पे कृषि और पशुपालन और फिर मानव का जो निवास है वो भी, उसके लिए भी यह महाद्वीप एक उत्तम महाद्वीप माना जाता है। तो आज की वीडियो में हमने यूरोप महाद्वीप के स्थिति, विस्तार, इसके अलावा इसका जो जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, इनके बारे में हमने देखा है। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम यूरोप महाद्वीप के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।